स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि यह फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न थे। साथ में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो वर्कर्स थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग थी। उस समय वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं हुआ करती थी और जो वर्क प्लेस थे वो काफ़ी हैज़ार्डस हुआ करते थे और उन हैज़ार्ड की वजह से ही एक्सीडेंट रेट काफ़ी हाई थे। सेकंड है नो हेल्थ एंड सेफ्टी नॉर्म्स। कोई भी हेल्थ और सेफ्टी को लेकर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे। नो वेलफेयर फैसिलिटी टू द वर्कर्स। वर्कर्स के लिए कोई भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल नहीं थी। सेकेंड प्रॉब्लम जो थी वो थी वर्किंग आवर्स को लेकर। नो वीक डे ऑफ। वीक में कभी भी ऑफ नहीं हुआ करता था, डेली वर्क करते थे। सेकेंड है वर्किंग आवर्स वॉज नॉट फिक्स्ड। जो वर्किंग आवर्स से काम करने के जो घंटे थे वो फिक्स नहीं थे। उन वर्कर्स को नहीं पता था कि उन्हें कितने घंटे काम करना है। जो ऑक्यूपायर था वो जितना चाहे उनसे उतने ही घंटे काम करवा सकता था। नो ओवर टाइम पेमेंट। अगर कोई वर्कर ओवर टाइम करता था तो उससे अलग से कोई पेमेंट नहीं मिलता था। नो मेडिकल लीव। मेडिकल लीव नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी। अगर कोई वर्कर बीमार हो जाता था तो उसे किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो वर्कर्स के अंदर थी। वर्कर्स में चाइल्ड भी अलाउड थे, वुमेन भी वर्क करती थी और उनके लिए ना ही कोई अलग रूल्स बनाए गए थे। वुमेन को नाइट शिफ्ट में भी वर्क करना पड़ता था, हैजार्डस एरिया में भी उन्हें काम करना पड़ता था। एडल्सेंट को भी हर जगह काम करने की परमिशन थी, उनके लिए कोई स्पेशल रूल्स नहीं बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वेजेस को लेकर। तो वेजेस में भी कोई भी फिक्स वेज सिस्टम नहीं था। किसको कितना वेज प्रोवाइड करना है इसका कोई रूल नहीं दिया गया था। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो वर्कर को फेस करनी पड़ती थी। इन कमियों को दूर करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बनाया गया, जो 1 अप्रैल 1949 को लागू किया गया था। फैक्ट्रीज एक्ट को प्रॉपरली समझने के लिए कुछ डेफिनेशन को पढ़ना ज़रूरी है। उसमें से कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो दी गई है वो है एडल्ट की। एन एडल्ट इज़ अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। एक पर्सन जिसने अपनी 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर ली है वो पर्सन एडल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडल्सेंट की। एन एडल्सेंट इज़ अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 15 ईयर ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 18th एज। एक पर्सन जिसने अपनी 15 साल की एज तो कंप्लीट कर ली है लेकिन वो अभी 18 का नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर means the period of 12 months beginning with the first day of January in any year. कैलेंडर ईयर जो जनवरी के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है चाइल्ड की। अ चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज। एक पर्सन जिसने अपनी 15 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है उसे चाइल्ड माना जाएगा। ये सभी डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार दी गई हैं। नेक्स्ट है यंग पर्सन। यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ आइदर अ चाइल्ड और एडल्सेंट। एक पर्सन जो कि चाइल्ड है या एडल्सेंट है उसी को ही यंग पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट है competent person. Competent person in relation to any provision of this act means a person or an institution recognized as such by the chief inspector for the purposes of carrying out tests, examinations and inspection required to be done in a factory. Competent person एक person होता है जिसे टेस्ट करने के लिए, एग्जामिनेशंस करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए फैक्ट्री में रखा जाता है, तो वो कहलाता है कॉम्पिटेंट पर्सन।
डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। 24 घंटे जो आधी रात से स्टार्ट होते हैं उसी को ही डे कहा जाता है। वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। वीक यानी 7 दिन, लेकिन जो 7 दिन है वो शनिवार की आधी रात से स्टार्ट होते हैं। पावर मीन्स electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी भी प्रकार की एनर्जी जो कि किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा मशीन के द्वारा उत्पन्न की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा हैंडल घुमाकर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो उसको पावर नहीं कहेंगे। Prime mover means any engine, motor or other appliance which generates or otherwise provides power। तो प्राइम मूवर का मतलब होता है कोई इंजन, मोटर या ऐसे अप्लायंसेस जिसके द्वारा पावर जनरेट की जा रही है या प्रोवाइड करी जा रही है, उसी को ही प्राइम मूवर कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट में दी गई है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग। कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है, ऑल्टरिंग की जा रही है, रिपेयरिंग यानी ठीक करी जा रही है, ऑर्नामेंटिंग यानी कि उसको रगड़ कर घिस कर कुछ सही किया जा रहा है, फिनिशिंग या पैकेजिंग की जा रही है, पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंसेस। पंपिंग हो रही है ऑयल की, वाटर की। जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर। जनरेट की जा रही है कोई भी चीज़, ट्रांसफॉर्म की जा रही है या ट्रांसमिटिंग पावर हो रहा है। कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग, फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप शिप्स और वेजल्स। कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, रिकंस्ट्रक्टिंग हो रही है यानी किसी चीज़ को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। प्रिजर्व किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज में, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आएंगे। हैजार्डस प्रोसेस। तो हैजार्डस प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी मटेरियल या कोई भी काम जिससे वर्कर्स को हार्म हो या वर्कर्स की हेल्थ को नुकसान पहुंचे, उसी को ही हैजार्डस प्रोसेस कहा जाता है। या तो कोई ऐसा मटेरियल से काम किया जा रहा हो जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को कुछ नुकसान हो रहा हो, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा हो एनवायरनमेंट में, तो वो सब हैजार्डस प्रोसेस के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट्री की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट, अ फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमिसेस। फैक्ट्री का मतलब होता है कोई भी परिसर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों ने विद द हेल्प ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से काम किया हो, या फिर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स ने विदाउट द एड ऑफ पावर, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम किया हो, किसी भी चीज़ का निर्माण किया हो, बीते 12 महीनों में किसी भी दिन किया हो, तो वो फैक्ट्री के अंतर्गत आती है। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक बार हम उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी जगह हैं। तो इसमें आती हैं माइंस, मोबाइल यूनिट्स, रेलवेज, होटल एंड रेस्टोरेंट्स। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं होती हैं। एक बार और समझ लेते हैं तो फैक्ट्री कैसा कहते हैं, एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। फैक्ट्री जहां 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स का काम कर रहे हो विद द एड ऑफ पावर, पावर की हेल्प से, या 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, बिना पावर के। साथ में क्या काम कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो और पिछले 12 महीने में किसी भी दिन काम किया गया हो, तो वो फैक्ट्री के अंतर्गत आती है।
हिंदी में भी डेफिनेशन बताई गई है, आप वीडियो को पॉज कर कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। जो पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है, पूरी फैक्ट्री को संभालता है, वही ऑक्यूपायर कहलाता है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास पूरा कंट्रोल है फैक्ट्री पर, तो वो पर्सन कहलाता है ऑक्यूपायर। अगर कोई फैक्ट्री ओन्ड बाय द फर्म है तो फर्म के केस में कोई भी पार्टनर उसका ऑक्यूपायर कहलाएगा। अगर कोई कंपनी है, कंपनी ने किसी फैक्ट्री को ओन कर रखा है, तो कंपनी का डायरेक्टर को ही ऑक्यूपायर माना जाएगा। नेक्स्ट है वर्कर। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वर्कर जो मालिक के अंडर में काम करता हो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, या हो सकता है किसी और एजेंसी का पर्सन हो, जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन साइट पर आया हो या कोई प्लम्बर साइट पर आया हो, तो चाहे वो फैक्ट्री के मालिक के अंडर हो या ना हो, वो वर्कर कहलाएगा। एक बार डेफिनेशंस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एडल्ट बताया था जिसकी एज 18 प्लस है, 18 से अबव है। एडल्ट में बताया था जिसकी एज 15 से 18 के बीच में है, उसे एडल्ट कहा जाता है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। चाइल्ड जिसने अपनी 15 ईयर की एज कंप्लीट नहीं की है, यानी कि बिलो 15 को चाइल्ड कहा जाता है। कॉम्पिटेंट पर्सन को टेस्ट, एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शंस के लिए अपॉइंट किया जाता है। हैजार्डस प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मटेरियल, किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से वर्कर्स को कोई भी हार्म हो, उनकी हेल्थ को कोई भी नुकसान पहुंचे, तो वो सब हैजार्डस प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। यंग पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि चाइल्ड हो या फिर एडोलसेंट हो, उसी को ही यंग पर्सन माना जाता है। डे जो कि 24 घंटे होते हैं और आधी रात से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम मिडनाइट। वीक यानी कि 7 दिन कब से स्टार्ट होते हैं? सैटरडे से। पावर, किसी मशीन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना ही पावर कहलाता है। अगर पावर ह्यूमन द्वारा क्रिएट हो रही है तो वो पावर की डेफिनेशन में नहीं आएगी, किसी मशीनरी द्वारा होनी चाहिए। प्राइम मूवर बताता है कि एक इंजन या मोटर होता है जो पावर क्रिएट करता है। मशीनरी, तो मशीनरी क्या होती है? तो मशीनरी कोई भी प्राइम मूवर या कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कि ऊर्जा उत्पन्न करे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी चीज़ बनाई जा रही हो, ऑल्टरिंग की जा रही हो, रिपेयरिंग हो रही हो, ऑर्नामेंटिंग हो, वॉशिंग की जा रही हो, पैकेजिंग की जा रही हो, तो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। तो वर्कर्स कौन कहलाएंगे? तो जो भी मालिक के अंडर में काम कर रहे हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो वो सभी वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। फैक्ट्री में बताया था कोई भी ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों विद द हेल्प ऑफ पावर, और 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हो विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, उसको ये फैक्ट्री कहा जाएगा, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो। ऑक्यूपायर ऐसा पर्सन जिसके पास पूरा कंट्रोल है फैक्ट्री पर, उसी को ही ऑक्यूपायर कहा जाता है। तो फर्म के केस में कोई भी पार्टनर ऑक्यूपायर हो सकता है। कंपनी के केस में जो डायरेक्टर है उसी को ही ऑक्यूपायर माना जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री एक्ट से रिगार्डिंग जितने भी मेन प्रोविजंस दी गई हैं। आज हमने पढ़ा था फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाया गया, क्या रीज़न थे फैक्ट्री एक्ट बनाने का, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।